Good morning to all. Myself Vijaypal, PGT History, G SSS रोहड़ाई रेवाड़ी, कक्षा 11वीं, सब्जेक्ट इतिहास के अध्याय 9 औद्योगिक क्रांति भाग 1 में आप सभी का स्वागत करता हूं। पाठ का उद्देश्य। इस पाठ के उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, औद्योगिक क्रांति कब, कहां और कैसे हुई। दूसरा, औद्योगिक क्रांति की विशेषताएं क्या थी, यानी कि इसकी मुख्य बातें क्या हैं। तीसरा, यह क्रांति मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में हुई। क्षेत्र का मतलब है किन सेक्टर्स में हुई है। क्षेत्र का मतलब यहाँ भौगोलिक क्षेत्र न होकर के ना इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है। और चौथा है, औद्योगिक क्रांति के समाज पर किस प्रकार के प्रभाव रहे। प्यारे बच्चों, पाठ के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। औद्योगिक क्रांति का अर्थ और इसकी पृष्ठभूमि। औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों हुई। तीसरा, शहर, व्यापार और वित्त किस प्रकार आपस में संबंधित हैं। चौथा, कोयला और लोहा। पांचवा, कपास की कताई और बुनाई। छठवां बिंदु है भाप की शक्ति। और इस वीडियो का आखिरी बिंदु है नहरें और रेलें। इन सभी बिंदुओं को एक एक करके इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। औद्योगिक क्रांति का अर्थ और पृष्ठभूमि। जब हम औद्योगिक क्रांति के अर्थ की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उद्योगों का खुलना और उनमें बड़े स्तर पर मशीनों का इस्तेमाल करके ना कच्चे माल को तैयार माल में बदलना, और जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व व्यापार की ज़रूरतों को पूरा करना और ऊर्जा के स्रोत के रूप में यानी शक्ति के स्रोत के रूप में भाप की शक्ति का इस्तेमाल करना। ये सारी बातें इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में देखने को मिलती हैं और इन सभी बातों को सरल शब्दों में औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया है। प्यारे बच्चों, अगले सब पॉइंट पर बात करते हैं। क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों हुई। जब हम बात करते हैं कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन या इंग्लैंड में होती है तो इसके कई कारण जिम्मेवार हैं या कई कारण इसके लिए सहयोगी हैं। पहला है, इंग्लैंड उस समय राजनीतिक रूप से मजबूत एवं संतुलित था। दूसरा बिंदु है, इंग्लैंड में कृषि क्रांति हो चुकी थी। उसने इस औद्योगिक क्रांति का एक प्रकार से आधार तैयार किया था। तीसरा कारण है, मुद्रा यानी कि करेंसी का इंग्लैंड में व्यापक तौर पे इस्तेमाल हो रहा था, जिससे बाजार को बढ़ावा मिल रहा था। और चौथा, सस्ते मजदूरों का बड़ी संख्या में उपलब्ध होना भी इस क्रांति के लिए एक जिम्मेवार कारक है। और अगला बिंदु है अच्छी परिवहन प्रणाली। प्यारे बच्चों, हमारे वीडियो का अगला सब पॉइंट है शहर, व्यापार और वित्त, यानी कि ये तीनों बिंदु किस प्रकार से इंग्लैंड में होने वाली औद्योगिक क्रांति में सहायक होते हैं। इस सब पॉइंट में तीन बातों के बारे में हमें बात करनी है। पहला, शहरों का विस्तार। दूसरा, लंदन संपूर्ण विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और तीसरा, वित्तीय प्रणाली के केंद्र में बैंक ऑफ इंग्लैंड है। एक एक करके हम इन तीनों बिंदुओं पर विचार करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप इस मैप में देख रहे हैं, 1750 से लेकर के 1800 के बीच जिन शहरों की जनसंख्या दुगनी हुई उनमें से 11 अकेले ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में थे। और इन सभी में से लंदन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। इसका कारण ये है कि 18वीं शताब्दी तक आते आते भूमंडलीय व्यापार का जो केंद्र पहले इटली या फ्रांस हुआ करते थे, अब वहाँ से हट कर के ना हॉलैंड और ब्रिटेन वाले इलाकों में यानी अटलांटिक एरिया में आ गए हैं। और यहाँ पर भी दुनिया के अलग अलग देशों को जो ब्याज देने वाली
प्रधान केंद्र के रूप में एम्स्टर्डम की भूमिका थी, उसका स्थान लंदन ने ले लिया। चाहे अमेरिका हो, एशिया हो या यूरोप, सभी देशों में व्यापार करने वाली कंपनियों के कार्यालय लंदन में थे। और लंदन हर हिसाब से, चाहे वो रेल मार्ग हो या नदी मार्ग हो, सभी तरीक़ों से दुनिया के व्यापारिक बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। इस कारण लंदन की भूमिका बढ़ती चली गई। आगे तीसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें, वो है बैंक ऑफ इंग्लैंड की भूमिका। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखेंगे, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना 1694 में होती है और आने वाले 100 सालों तक जो महत्वपूर्ण बैंकिंग केंद्र बिंदु है, उनमें से सबसे बड़े बैंक के तौर पर बैंक ऑफ इंग्लैंड की भूमिका होती है। और इस बैंक से व्यापारियों को बड़े स्तर पे लोन दिया गया और अल्टीमेटली ब्रिटेन में एक प्रकार से विश्व जो उत्पादन है या औद्योगिक क्रांति है, उसका आधार तैयार हो गया। प्यारे बच्चों, इस वीडियो का अगला सब पॉइंट है कोयला और लोहा। यानी कि कोयला और लोहा, इन दो पदार्थों की औद्योगिक क्रांति में क्या भूमिका है, इसको समझना है। इस सब पॉइंट में हम कई बिंदुओं पर विचार करेंगे। पहला, दोनों कोयला और लोहा औद्योगिकरण का आधार है। दूसरा, लोहा प्रगलन की प्रक्रिया है, उसमें अनेक दोष शुरुआत में देखने को मिलते हैं। तीसरा, इन दोषों को दूर करने में डर्बी परिवार, यानी कि एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां, दादा, पिता और पुत्र, इन तीनों का क्या योगदान रहता है। और एक बिंदु है हेनरी कोर्ट की इस औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने में क्या भूमिका है। इन सभी बिंदुओं को एक एक करके हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, औद्योगिक उत्पादन के लिए लोहा और कोयला एक आधारभूत कारक के रूप में जिम्मेवार होते हैं। और जहाँ पर लोहे और कोयले की भरपूर उपलब्धता होती है, वहीं पर ही उद्योगों के लिए भाप या कच्चा माल आसानी से तैयार किया जा सकता है। और इंग्लैंड इस मामले में बड़ा लकी होता है कि उसके पास ये दोनों चीज़ें इजीली अवेलेबल है। लेकिन जब लोहे को पिघलाने की बात है, कोयले के द्वारा भट्टी में उसको पिघलाया जाता है, तो शुरुआती दौर में इसमें कई दोष हमें देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए, शुरुआत में जब लोहे को पिघलाने की बात की जाती है तो इंग्लैंड में काठ कोयले यानी कि चारकोल का उपयोग किया जाता है और इसके साथ अनेक समस्याएं थी। जैसे काठ कोयला है, लंबी दूरी तक ले जाने की प्रक्रिया में बीच में टूट जाता था, इससे अशुद्धता हो जाती थी। दूसरा, लकड़ी, चूँकि ये लकड़ी पेड़ों को काटने से मिलता था और पेड़ों को खेती के लिए बड़े स्तर पे काट लिया गया था, इसलिए ये इजीली अवेलेबल भी नहीं था। इस समस्या का समाधान एक ही परिवार, डर्बी परिवार के एक के बाद एक 3 पीढ़ियों ने, दादा, पिता और पुत्र ने निकाला। प्रथम डर्बी अब्राहम ने जो सुधार किया वो ये कि काठ कोयले यानी कि चारकोल की जगह कोक का इस्तेमाल करना शुरू किया और धमन भट्टी, जिसको ब्लास्ट फ्यूरेंस कहते हैं, एक प्रकार से उसका आविष्कार किया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब लोहे को पिघलाने या उसको शुद्ध करने में बड़ी आसानी हो गई थी और काठ कोयले पर अब निर्भर रहना कोई ज़रूरी नहीं था। इसकी वजह से बढ़िया किस्म का लोहा इस्पात तैयार किया जा सकता था। दूसरा जो डर्बी, जो अब्राहम डर्बी है, उसका योगदान ये है कि उन्होंने ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास किया, यानी कि जो पिग आयरन है उसकी जगह पे रोट आयरन का विकास किया, जो कम भंगुर था, यानी कि वो जल्दी से टूटता नहीं था, इजीली सॉफ्ट तरीके से उसको हैंडल किया जा सकता था। हालांकि तीसरा जो डर्बी है उसका बाद में योगदान है और तीसरे डर्बी का योगदान ये है कि उसने पहला जो पुल है जो सेवर नदी पर बनाया गया है
वो बनाने में उसका सबसे बड़ा योगदान है। इसी बीच हेनरी कोर्ट ने आलोडन भट्टी यानी कि पडिंग फ्रेंच है उसका विकास करके ना उसमें रोलिंग मिल का विकास किया, जिसकी वजह से लोहे की पतली छड़ें तैयार की जा सकती थी और उसके कारण रोज़मर्रा की चीज़ें तैयार की जा सकती थी, जैसे मशीनें हैं, कुर्सियां हैं या और लोहे का दूसरा सामान। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्व 18वीं शताब्दी में लोहे को पिघलाने के विभिन्न तरीके तैयार किए जाते हैं और अल्टीमेटली बढ़िया किस्म का जो लोहा इस्पात है वो तैयार किया जाता है। इन सब का परिणाम ये हुआ कि इंग्लैंड में 1800 से 1830 के बीच लोहा उत्पादन लगभग 4 गुना बढ़ गया। 1820 में 1 टन ढलवा लोहा बनाने के लिए 8 टन कोयले की आवश्यकता थी, जबकि 1850 में ये केवल 2 टन कोयले से ही तैयार किया जा सकता था। इन सब बातों का परिणाम ये हुआ कि इंग्लैंड में 19वीं सदी के मध्य तक जितना लोहा उत्पादन होता था उतना पूरी दुनिया को मिलाकर भी नहीं तैयार हो पा रहा था। प्यारे बच्चों, हमारा अगला बिंदु है कपास की कताई और बुनाई। इस बिंदु में हम डिस्कस करने से पहले कुछ बातों के बारे में जानना ज़रूरी है हमारे लिए। जैसे ब्रिटेन में हमेशा से ही ऊन और सन से यानी कि लिनन बनाने के लिए सन का इस्तेमाल किया जाता था और इनसे ही कपड़ा तैयार किया जाता था। 17वीं शताब्दी से भारत से कपास यानी कि सूती जो कपड़े बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उसका निर्यात किया जाने लगा, और जब यहाँ पे ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया तो फिर वो अपनी मन मर्जी से बड़े मात्रा में यहाँ से कच्चा माल के तौर पे कपास ले जाने लगे और उसी को तैयार करके भारत में बेचने लगे। 18वीं सदी में इंग्लैंड में कताई और बुनाई के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए जो इस प्रकार हैं। कताई और बुनाई के क्षेत्र में 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में अनेक दोष देखने को मिलते हैं। इनको 5 अलग अलग प्रकार के आविष्कारों के द्वारा सुधारा गया और कुल उत्पादन की जो गति है उसको तीव्र किया गया। ये 5 सुधार इस प्रकार हैं। जॉन के द्वारा फ्लाइंग स्टल 1733 में बनाया गया। जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा स्पिनिंग जेनी 1765 में। रिचर्ड ऑर्कराइट के द्वारा वाटर फ्रेम 1769 में। सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा मयूल 1779 में और एडमंड ऑर्कराइट के द्वारा पावरलूम 1787 में। अब देखते हैं इन सभी का क्या योगदान रहा है। 18वीं सदी के आरंभिक वर्षों में कताई का काम इतनी धीमी गति से किया जाता था कि एक बुनकर को बिजी रखने के लिए 10 काटने वाले यानी कताई करने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। कहने का मतलब क्या है कि कताई का काम है वो काफ़ी स्लो था। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए कई आविष्कार किए, जैसे जॉन के ने 1733 में फ्लाइंग स्टल यानी कि उड़न तुरी करगे का आविष्कार किया, जिसकी सहायता से कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाना आसान हो गया। बाद में 1765 में जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनिंग मशीन बनाई, जिस पर एक अकेला व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था। इससे बुनकरों की आवश्यकता को तेज़ी से पूरा किया जा सकता था। रिचर्ड ऑर्कराइट ने 1769 में वाटर फ्रेम नामक एक मशीन बनाई, जिससे पहले से कहीं अधिक मजबूत धागा बनाया जाने लगा। इसमें लिनन और सूती धागा दोनों को मिलाकर कपड़ा बनाने की बजाय अकेले सूती धागे से ही शुद्ध सूती कपड़ा बनाया जाने लगा।
सैमुअल क्रॉम्पटन ने 1779 में मयूल नामक एक मशीन बनाई जिससे कता हुआ धागा बहुत मजबूत और बढ़िया होता था। कपड़ा उद्योग में कताई और बुनाई के बीच जो संतुलन बनाने का काम किया जा रहा था वो 1787 में एडमंड कोर्टराइट की पावरलूम यानी शक्ति से चालित होने वाले करघे के साथ समाप्त हो गया। अब इस करघे से बढ़िया और तेज़ी से कपड़ा बनाया जाने लगा। 1780 के दशक से कपास उद्योग कई रूपों में ब्रिटिश औद्योगिकरण का प्रतीक बन गया था। इस उद्योग की दो मुख्य विशेषताएं हमें इस समय दिखाई देती हैं। पहला, कच्चे माल के लिए मुख्य रूप से कपास के लिए विदेशों से आयात पर निर्भर रहना पड़ता था और तैयार माल को पूरे विश्व में बेचा जाता था। दूसरी विशेषता है, इस उद्योग में काम करने के लिए महिलाओं और बच्चों पर निर्भरता, क्योंकि अधिकतर काम इन्हीं के द्वारा किया जाता था। इसलिए शुरुआती अवस्था में महिलाओं और बच्चों का बड़ा शोषण किया गया और उन्हें बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। प्यारे बच्चों, इस पॉइंट में हम औद्योगिकरण के क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसमें भाप की शक्ति की क्या भूमिका है उसको जानेंगे। जब हम भाप की शक्ति के महत्व की बात करते हैं तो देखते हैं कि औद्योगिकरण के लिए यह निर्णायक सिद्ध हुई, क्योंकि इससे पहले ऊर्जा के स्रोत के रूप में जल शक्ति का प्रयोग होता था। अब उसकी जगह फिर भाप का इस्तेमाल जब होने लगा तो फिर जल शक्ति पर निर्भरता कम होती चली गई। भाप की शक्ति का सबसे पहले इस्तेमाल खनन उद्योगों में किया गया। हालांकि शुरुआत में इसमें कई समस्याएं आती हैं, जैसे गहराई पे जाने पर ये अच्छे से काम नहीं कर पाते थे जो शुरुआती इंजन हैं। बाद में एक के बाद एक कई प्रकार के इंजन बनाए गए और उसमें सुधार किए गए और अंततः 18वीं शताब्दी के अंत तक भाप की शक्ति ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उपयोग की जाने लगी। भाप की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए कई प्रकार के इंजन बनाए गए और उनमें सुधार किए गए। सबसे पहले थॉमस सेवरी ने 1698 में खानों से पानी बाहर निकालने के लिए खनक मित्र यानी कि माइनर्स फ्रेंड नामक एक इंजन का मॉडल बनाया, लेकिन इसकी कमी ये थी कि अधिक दबाव पड़ने पर इसका बॉयलर फट जाता था। बाद में 1712 में एक और इंजन बनाया गया थॉमस न्यूकॉमन के द्वारा, लेकिन इसकी कमी ये थी कि इसका संघनन बेलन यानी कि कंडेंसिंग सिलेंडर है वो लगातार ठंडा होता रहता था। इसकी वजह से ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती थी। बाद में 1769 में जेम्स वाट ने इंजन का एक अलग प्रकार का इस्तेमाल करना शुरू किया और ये एक साधारण पंप की बजाय एक प्राइम मूवर के तौर पे काम करने लगा, यानी कि अब इसका इस्तेमाल कई प्रकार से किया जा सकता था। जेम्स वाट ने 1775 में एक निर्माता मैथ्यू बोल्टन के साथ मिलकर के बर्मिंघम में सोहो फाउंड्री का निर्माण किया और यहाँ पर 18वीं सदी के अंत तक जो द्रव्य शक्ति थी उसके स्थान पर भाप की शक्ति है उसने विशेष रूप से काम करना शुरू कर दिया था। इन सब आविष्कारों का परिणाम ये हुआ कि 1840 तक ब्रिटेन में बने भाप के इंजन ही पूरे विश्व में जितनी ज़रूरत थी ऊर्जा की उसका 70% से भी अधिक अश्व शक्ति का उत्पादन कर रहे थे और ब्रिटेन एक प्रकार से पूरे विश्व की भाप की शक्ति का केंद्र बिंदु बन गया था। नहरें और रेलें यातायात के प्रमुख साधन रही हैं, विशेष करके 18वीं 19वीं शताब्दी में जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी उस समय
नहरों का इस्तेमाल कोयले को शहरों तक ले जाने के लिए किया गया था। पहली नहर, जिसको वर्सली कैनाल के नाम से जानते हैं, 1761 में जेम्स ब्रिंडली के द्वारा तैयार किया गया था। नहरों को आमतौर पर ज़मींदारों के द्वारा बनाया जाता था ताकि उनकी ज़मीनों की कीमतें बढ़ जाएं। 1760 से 90 के बीच में 25 नई परियोजनाएं चलाई जाती हैं, जिनमें नहरों को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ गति से तैयार किया जाता है। बाद में 1788 से 1796 के बीच नहरोन्माद में 46 नई परियोजनाओं को शुरू किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 18वीं सदी के आखिर तक बड़े स्तर पर नहरों का जाल बिछ गया था और पूरा ब्रिटेन एक प्रकार से नहरों से कनेक्ट हो गया था और कोयले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में बिल्कुल आसानी होने लगी थी। रेलवे के विकास के साथ ही औद्योगिक क्रांति का दूसरा चरण शुरू हो गया है। हालांकि भाप से चलने वाला इंजन 1814 में तैयार हुआ था, लेकिन उससे पहले ही 1801 में रिचर्ड ट्रेविथिक ने पफिंग डेविल यानी फुफकारने वाला दानव नाम का एक इंजन बनाया था, जो खानों में ट्रकों को खींचने का काम करता था। बाद में 1814 में जॉर्ज स्टीफनसन ने बल्चर नामक रेल इंजन बनाया, जो 30 टन वज़न को 4 मील प्रति घंटे की स्पीड से पहाड़ी पर ले जा सकता था। पहली रेल 1885 में स्टॉकटन और डार्लिंगटन शहरों के बीच 9 मील का सफ़र तय करती है, जो 24 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से 2 घंटे में कवर किया जाता है। अगले 20 वर्षों में रेल का जो औसत गति है वो 30 से 50 मील प्रति घंटा आम बात थी। 1830 के दशक में नहरी उन्माद में या नहरी जो परिवहन है उसमें अनेक समस्याएं आ जाती हैं। इसकी वजह से रेलवे पर और ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। 2 रेलोन्माद के बीच 1833 से 37 में 1400 मील लंबी रेल लाइन बिछाई गई और 1844 से 47 के बीच बड़े रेलोन्माद में 9500 मील लंबा रेल मार्ग बनाया गया। 1850 तक अधिकांश इंग्लैंड रेल मार्ग से जुड़ चुका था। पाठ की दोहराई। प्यारे बच्चों, अब तक हमने इस पाठ के 7 बिंदुओं का अध्ययन किया है। वो इस प्रकार से हैं। पहला, औद्योगिक क्रांति का अर्थ और पृष्ठभूमि। दूसरा बिंदु जो हमने डिस्कस किया है वो है औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों होती है, उसके कारण हमने बताए हैं। तीसरा बिंदु है शहर, व्यापार और वित्त। इन सभी का औद्योगिक क्रांति के होने में क्या योगदान रहता है वो हमने डिस्कस किया है। अगला बिंदु है कोयला और लोहा, जो औद्योगिक क्रांति के लिए या औद्योगिकरण के लिए आधारभूत कारक के रूप में काम करते हैं। इसको हमने डिस्कस किया है। अगला है कपास की कताई और बुनाई। अगला बिंदु है भाप की शक्ति, जो मशीनों को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और अंतिम है नहरें और रेलें, जो यातायात के प्रमुख साधन के रूप में है। इन सभी बिंदुओं की हमने इस पाठ में
चर्चा की है। अब इनके बेसिस पे हम आज का गृह कार्य तैयार करते हैं। प्यारे बच्चों, दोहराई के बाद आपको गृह कार्य के तौर पे 5 प्रश्न दिए जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर बड़े ही सरल हैं। आप वीडियो को ध्यान से सुनिए, सभी प्रश्नों के उत्तर इसी में मिलेंगे। अगर फिर भी कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा से देखें। पहला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है और इसकी पृष्ठभूमि किस प्रकार तैयार हुई? पृष्ठभूमि का मतलब कैसे औद्योगिक क्रांति हुई, वो परिस्थितियाँ कौन सी हैं, ये बताना है। दूसरा प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों हुई? इसके लिए जिम्मेवार कारक हैं, उनको स्पष्ट करो। तीसरा प्रश्न, कताई और बुनाई के क्षेत्र में कौन कौन से आविष्कार हुए हैं, उनकी जानकारी दीजिए। अगला प्रश्न, भाप की शक्ति से संबंधित कौन कौन से इंजन बनाए गए और उनमें सुधार किए गए। अगला है, नहरें और रेलें महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है, कैसे? स्पष्ट कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।